दोस्तों, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक BSE सेंसेक्स 13% से ज़्यादा गिर चुका है। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप 20% से ज़्यादा गिर चुके हैं। 2025 में इंडिया ग्लोबली सबसे वीक परफॉर्मिंग मार्केट रहा है। तो सवाल ये है, पहला, मार्केट इतना गिर क्यों रहा है? दूसरा, म्यूचुअल फंड यानी स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना पैसा कहाँ डाल रहे हैं? और तीसरा, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? अगर आप भी इन सवालों को लेके कंफ्यूज्ड है तो ये वीडियो आपके लिए। मार्केट गिरने का सबसे बड़ा रीजन है इंडिया के मार्केट से FIIs का पैसा निकालना। FIIs का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर बैंक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकते हैं और हेज फंड्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये अपना पैसा इंडिया के मार्केट में डालते हैं, जिससे कि इंडिया का मार्केट बढ़ता है। 2025 में FIIs ने 1,32,000 करोड़ इतनी अमाउंट इंडियन मार्केट से निकाली है। आप इमेजिन कर सकते हो 2022 में अब तक का हाईएस्ट 1,25,000 करोड़ FIIs ने निकाला था, बट 2025 में जस्ट मार्च तक FIIs ने 1,32,000 करोड़ इतना अमाउंट निकाला है। अब सवाल ये है कि FIIs सेल क्यों कर रहे हैं? इसका मेन रीज़न ये है कि बाकी मार्केट्स इंडिया के मार्केट से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। रिसेंटली बैंक ऑफ अमेरिका ने एक सर्वे किया था। इसमें उन्होंने फंड मैनेजर्स के सेंटिमेंट एनालाइज किया था। फंड मैनेजर्स क्या होते हैं? फंड मैनेजर्स ये लोग होते हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ग्लोबली मैनेज करते हैं। और इस सर्वे में हमें ये पता चला कि वो इंडिया पे 19% अंडरवेट है। इसका मतलब वो अपना पैसा इंडिया मार्केट से निकाल के दूसरे मार्केट्स में डाल रहे हैं। पूरे एशिया में ये फंड मैनेजर्स इंडिया से ज़्यादा सिर्फ थाईलैंड पे अंडरवेट है, और ये अपना पैसा इंडिया और थाईलैंड जैसे इकोनॉमीज में निकाल के ये दूसरे इकोनॉमीज जैसे चाइना, जापान, ताइवान या सिंगापुर में शिफ्ट कर रहे हैं, और इसी कारण से इंडिया का मार्केट गिर रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा इंडियन रुपी डॉलर के हिसाब से 15% से ज़्यादा गिर चुका है लास्ट 5 इयर्स में, और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इससे उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो आप पूछेंगे क्यों? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। सोचो एक FIIs $1,00,000 इंडिया में इन्वेस्ट करता है, और अभी $1 की कीमत है 87 रुपीज़। तो कन्वर्जन के हिसाब से $1,00,000 हो जाएंगे 87 लाख रुपए। अभी आप मान लीजिए कि इंडियन रुपी डॉलर के हिसाब से और गिर जाता है, और इसकी वैल्यू $1 = 90 रुपीज़ हो जाती है। तो इस इन्वेस्टर के साथ क्या होगा? जब ये अपने 87 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट वापस निकालेगा और उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा, तो वो अपने ओरिजिनल $1,00,000 नहीं होगा, वो उससे कम होगा, अराउंड $96,600 के आसपास, जो कि $3,300 का डिफिसिट। इसका मतलब उसको लॉस हुआ है $3,300 का, यानी 3 लाख रुपीस का। आप इमेजिन कर सकते हो 3 रुपए के डिफरेंस से उनको 3 लाख रुपए का लॉस हुआ है। और इसीलिए रुपी वीक होने पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल। और तीसरा रीज़न है सर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि फुल एक्शन मोड में है। US के प्रेसिडेंट सर डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया है कि 2 अप्रैल से वो इंडिया पे और ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से इंडिया ऑलरेडी अमेरिकन गुड्स पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाता है, तो उन्हीं टैक्स को US इस बार मैच करेगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिया का सामान महंगा हो जाएगा। उससे क्या होगा? सेल्स गिर जाएंगी, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ये FIIs को पसंद नहीं है, और इसीलिए FIIs अपना पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट से निकाल रहे हैं। तो मार्केट गिर रहा है, FIIs अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं। तो इस मार्केट कंडीशन में स्मार्ट इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? पहले देखते हैं कि कौन से साइज के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जनवरी 2025 के डेटा के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स ने लार्ज कैप में 50,000 करोड़ की बाइंग की है।
ये उनके टोटल इन्वेस्टमेंट में 70% से ज्यादा है और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें जिसमें म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज नंबर 1 सेक्टर है। जनवरी 2025 के डेटा के हिसाब से इस सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स ने 20,000 करोड़ के लगभग इन्वेस्ट किया है। अब ये क्यों किया है? क्योंकि ये सेक्टर पिछले 1 साल से काफी प्रॉफिटेबल सेक्टर है। ऊपर से ये थोड़ा अंडर वैल्यूड सेक्टर है क्योंकि इस सेक्टर में अभी तक इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। इस सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसका मतलब ये जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो लोन देते हैं वो काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और तीसरा, एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अब तक के अपने सबसे लोएस्ट लेवल पे है। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है? इसका मतलब वो जो लोन्स दिए जाते हैं और जो लोन्स वापस लोग चुकाते नहीं है उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं और वो अपने अभी तक के सबसे लोएस्ट लेवल पे है। दूसरा सेक्टर है टेक और आईटी सर्विसेज। इस सेक्टर में म्यूचुअल फंड ने 9,000 करोड़ रुपए डाले हैं क्योंकि अब तक ये सेक्टर डिग्रो हो रहा था, बट अभी म्यूचुअल फंड्स को लग रहा है कि ये सेक्टर ग्रो हो सकता है, इसमें डिमांड वापस आ सकती है। ऊपर से एआई और ऑटोमेशन के वजह से म्यूचुअल फंड्स एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें काफी रैपिड ग्रो आ सकती है। और तीसरा सेक्टर है एनर्जी सेक्टर। इस सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स ने 6,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं और इसका मेन रीजन है गवर्नमेंट का ग्रीन एनर्जी पे बुलिश होना। गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स के थ्रू सोलार एनर्जी की तरफ 75,000 करोड़, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ 10,000 करोड़ और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ 14,000 करोड़ एलोकेट किए हैं और यही म्यूचुअल फंड्स को अच्छा लग रहा है और इसीलिए उन्होंने इस सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पैनिक होके सारे स्टॉक्स बेच देने चाहिए या फिर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाय करने की? तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हर बार क्रैश के बाद मार्केट कैसे बिहेव करता है। अब देखते हैं निफ्टी 100 या लार्ज कैप का हिस्टोरिकल डेटा। अभी निफ्टी 100 16% से गिर चुका है। अब जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो निफ्टी 100 4 बार गिर चुका है इसके पहले, 2008 में, 2016 में, 2020 में और 2022 में। अगर अब किसी को बॉटम तो पता नहीं है कि मार्केट कितना गिरेगा, बट अगर 16% इन मार्केट्स में गिरने के बाद कोई इन्वेस्ट करते तो उसको कैसा रिटर्न मिल, ये इस टेबल में हमें दिखता है। तो 2008 को छोड़ के हर बार इन्वेस्टर ने जब जब इस मार्केट फॉल में 16% बॉटम के बाद इन्वेस्ट किया है तो उसको पॉजिटिव रिटर्न मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी 16% बॉटम होता है तो हाई रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप अभी 20% से डाउन है। तो ऐसा हिस्ट्री में 4 बार हो चुका है, 2016, 2018, 2020 और 2022 में। तो अगर कोई इन्वेस्टर अपना पैसा इन मार्केट फॉल्स में इन्वेस्ट करता तो उसको क्या रिटर्न मिलता? आप टेबल में देख सकते हो कि उसको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 2018 को छोड़ के हर बार, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो या 5 साल बाद हो, उसको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न मिला है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट फॉल में, स्पेशली मिड कैप इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो पॉजिटिव रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। और फाइनली स्मॉल कैप की स्टोरी देखते हैं। अभी स्मॉल कैप 24% से ज़्यादा डाउन है। हिस्ट्री में ऐसे 4 बार हो चुका है और अगर कोई इन्वेस्टर इन फॉल में इन्वेस्ट करता तो उसको क्या रिटर्न आते हैं, ये हमें उस टेबल में दिखता है। 2018 को छोड़ के हमेशा इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न मिला है। इनफैक्ट 5 साल बाद इवन 2018 के फॉल में जो इन्वेस्ट करता तो उसको पॉजिटिव रिटर्न मिलता। तो इस सारे टेबल से हमें क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि ये सारे फॉल शायद इन्वेस्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं और अगर हम इन्वेस्ट करें तो पॉजिटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब आप बोलोगे कि चलो मान लिया ये मार्केट फॉल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है और अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करें तो हमारे हाई रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। बट अब हम इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ? क्या हम माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करें, क्या हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, या हम लार्ज कैप में करें या मिड कैप में करें? तो ये जानने के लिए हमें एक वैल्यूएशन टेबल देखना होगा। इस टेबल से हमें पता चलता है कि अलग अलग इंडेक्स का अर्निंग पिछले 2 साल में कितना बढ़ा है और उसका प्राइस कितना बढ़ा है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर किसी इंडेक्स का अर्निंग्स प्राइस से ज़्यादा बढ़ा है
तो वो अंडर वैल्यूड हो सकता है, और अगर किसी इंडेक्स का अर्निंग प्राइस से कम बढ़ा है तो वो ओवर वैल्यूड हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी माइक्रो कैप और निफ्टी 100 जो कि लार्ज कैप है, दोनों की अर्निंग्स उनके प्राइस से ज़्यादा बढ़ी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों अंडर वैल्यूड हो सकते हैं और दोनों एरिया में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो फाइनली एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? अगर आप DIY इन्वेस्टर हो तो ये लमसम इन्वेस्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो माइक्रो कैप और लार्ज कैप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, और अगर आप सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। और अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो आप अपना कॉर्पस ओवरऑल बढ़ाने के बारे में सोच सकते हो। इसमें आइदर आप SIP बढ़ा सकते हो या STP थ्रू अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट इन्वेस्ट करें, वेल्थ बिल्ड करें।